अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हमें आपसे शेयर करनी है उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, और ये अच्छी खबर आई है अक़वाम मुत्तहिदा से। खबर यह है कि पाकिस्तान और IC की इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए जो आलमी दिन मनाने की करारदाद थी वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने मंजूर कर ली है। करारदाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान समेत कई ममालिक इस दिन को पहले ही मनाते आ रहे हैं। अब हर साल 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन बन गया है। इस करारदाद को पहले भी कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाने के बाद आखिरकार इस्लामोफोबिया के आलमी दिन के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की। जनरल असम्बली से खिताब में मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामोफोबिया का फैलाव खतरनाक हद तक पहुँच चुका है। 9/11 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ मनफी जज्बात में इजाफा हुआ है और ये नस्ल परस्ती की एक नई शक्ल के तौर पर उभरी है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आपसे शेयर कर लेते हैं। What indeed is worrisome is that Islamophobia continues to find strong resonance in the political sphere, ultimately leading to the institutionalization of Islamophobia through new legislations and policies such as discriminatory travel bans and visa restrictions. Various academic studies have revealed that Islamophobia is most visible in certain media and in the discourse of far-right groups and political parties who tend to exploit and build on the general fear of Islam for electoral gains. It seems essential to promote greater information of this phenomena and promote solutions through greater understanding and full respect for human rights and fundamental freedoms. बिल्कुल जी, मुनीर अकरम ने क्या कहा है इस करारदाद के पेश किए जाने के मौके पर, ये भी आपने देखा, और इस मंजूरी के बाद उन्होंने क्या कहा हमने आपको वो भी सुनाया। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मंजूर करारदाद को तारीख़ी करार देते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी गई। उन्होंने एक ट्वीट किया, या ये ट्वीट थोड़ी देर में आपसे स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे होंगे। उसमें उनका लिखना था कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को इस्लामोफोबिया, मजहबी रिवायात के एहतराम, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म नफ़रत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाज़ी सलूक कम करने के लिए दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। अब अगला चैलेंज इस तारीखी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। अच्छा नाज़रीन, अगर हम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उठाई जाने वाली आवाज़ का जिक्र करें तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक झंडे तले इकट्ठा किया है, क्योंकि उन्होंने हर फोरम पर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में पूरी दुनिया की तवज्जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात की जानिब मबज़ूल कराई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बने तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी उनकी कोशिशों को सराहते हुए पूरी दुनिया को आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी से बाज रखने का पैगाम दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क्या एफ़र्ट्स हैं, ये एफ़र्ट्स तमाम लोग जानते हैं, और इन्हीं एफ़र्ट्स के नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं और इस तरह से जो करारदाद जो है ये मंजूर कर ली गई है। बहरहाल जी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जो बढ़ती हुई नफ़रत है, जो इस्लामोफोबिया है, जो इस्लाम मज़हब से नफ़रत है, जिसको बहुत सारी जगहों पर हवा दी जा रही है, ऐसी एक जगह हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी है। वहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि लोगों में इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को मुसलमानों से, दीन इस्लाम से मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश की जा रही है। आज अगर हम बात करेंगे भारत में क्या हुआ है, तो आज भारत में सबसे बड़ी खबर ये रही कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ मुसलमान तालिबान की जानिब से जो दायर करदा नज़रसानी की दरखास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट ने जानिबदाराना फैसले में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। फैसले में कहा गया कि इनफरादी हुकूक पर इदारे की नज़्म व ज़ब्त को बरतरी हासिल है। अदालत ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब में यहाँ तक कह दिया कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा ही नहीं है। मुसलमान तालिबात ने इससे पहले हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया था।
اب آج آنے والے فیصلے کو ایک بار پھر سپریم کورٹ تک لے جایا جا رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارتی عدلیہ مودی اور اس کے پیروکاروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہے۔ حجاب تنازع کیا ہے، کب یہ شروع ہوا تھا اور اب یہ کیا رخ اختیار کر چکا ہے، پہلے اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے اس پہ بات بھی کریں گے۔ ریاستی ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رکھنے کا حکم سنا دیا۔ کرناٹک کے مسلمان طالبات نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں 5 درخواستیں دائر کی تھیں۔ ہائی کورٹ نے نہ صرف طالبات کی جانب سے دائر کردہ اپیلیں خارج کی، بلکہ مسلمانوں کے خلاف تعصب میں حجاب کو مذہب کا حصہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انفرادی حقوق پر ادارے کے نظم و ضبط کو برتری حاصل ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک بار سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے سماعت سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس غیر انسانی فیصلے کے سامنے آنے کے بعد کرناٹک کے مودی پیروکار وزیر اعلیٰ باسو راج نے مسلم طالبات سے اپیل کی ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کا احترام کریں اور کلاسوں میں جا کر اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ کرناٹک کی ریاستی حکومت نے گزشتہ فروری میں اسکولوں اور کالجز میں نقاب اور حجاب پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف ریاست کے کئی اضلاع میں مسلم لڑکیوں نے احتجاج کیا، لیکن نقاب اور حجاب پہننے والی لڑکیوں کو اسکول کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد ریاست میں کشیدگی کی فضا کم کرنے کے لیے اسکول کالجوں کو بند کرنا پڑ گیا تھا۔ اسی دوران مسکان نامی لڑکی اپنے اسکول میں ہندوتوا کے خلاف اللہ اکبر کا نعرہ اور نڈر پن نے ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ مسلمان خواتین اپنا حق لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ طالبات کی جانب سے یہ معاملہ ہائی کورٹ تک لے جایا گیا تو جھوٹی عدالتی انصاف کا پول کھل کر اس وقت سامنے آ گیا جب عدالت نے حجاب کو ڈریس کوڈ کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ہائی کورٹ نے نظر ثانی کی درخواستوں کو بھی مسترد کر کے مسلمان اقلیت کے خلاف اپنا نظریہ ظاہر کر دیا ہے۔ حجاب تنازع اب ریاست کرناٹک سے نکل کر دیگر ریاستوں تک بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے شہر علی گڑھ کے 2 کالجوں میں مسلمان طالبات کے حجاب پر ڈریس کوڈ کے نام پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت برسر اقتدار ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت کا گڑھ سمجھے جانے والا یہ علاقہ ہندو قوم پرست پالیسیوں اور ہندوتوا نظریے کی لیبارٹری سمجھا جاتا ہے۔ ریاست میں مسلمان مخالف عوامل ہمیشہ سے مسلمانوں کی پریشانی کا باعث رہے ہیں، لیکن حالیہ کچھ عرصے کی صورتحال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ عالمی ادارے جینوسائیڈ وائٹ کی جنوری میں سامنے آنے والی رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی علامات واضح ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب مودی 2002 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو ہزاروں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی۔ بالکل جی، جب مودی وزیر اعلیٰ تھے تب گجرات میں کیا کچھ ہوا تھا یہ کس کے علم میں نہیں ہے، اور اب جو جب وہ حکمران بن چکے ہیں بھارت کے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہندوستان بن جانا چاہیے، یہاں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہونا چاہیے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت آئے دن اس طرح کے واقعات ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں، اور اب تو بھارتی جو کورٹس ہیں وہ بھی مودی سرکار کی زبان بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد جاگیر صاحب سے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہد جاگیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد جاگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ شاہد جاگیر صاحب، جب کسی بھی کورٹ میں اس طرح کا کوئی سینسٹیو معاملہ لے کر آیا جاتا ہے، کوئی سینسٹیو مدعا آتا ہے کورٹ کے سامنے، تو پہلے اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپیل لے کر آئے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ یہ اپیل لے کر کیوں آئے ہیں اس چیز کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ججز کی جو سنجیدگی ہے اس کیس کو لے کر وہ تو یہاں سے یہاں ہے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی اسلام میں تو حجاب کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے مذہب میں ہے ہی نہیں جس چیز کے لیے آپ یہ لے کر آئے ہیں، مطالبہ لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم اس مطالبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ تو جب معاملہ سمجھا ہی نہیں گیا اور یہ اس طرح کا فیصلہ آ گیا تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بائسڈ ہے یہ فیصلہ سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلے تو آئی ول بی اپریشیٹ جو آپ نے رپورٹ بنائی اور اس میں بہت آپ نے چھوڑے ٹائم میں بہت ساری ڈیٹیلز کور کر دی۔ دیکھیں جی، انڈیا جو ہے وہ ہندوتا آئیڈیالوجی جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں، جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں مودی،
اور ان کی گورنمنٹ وہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور یہ جو ہے یہ ایک دنیا کے لیے بھی اور ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی ایک مصیبت بنے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اس میں بات ہے کہ جی اسلام میں حجاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو شاید ان کو اسلامک ٹیچنگ، اسلامک فلسفی اور نہ قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ تو نہیں اس پہ کمنٹ کروں گا، بیکاز ریلیجس جو ہے اس کی فلسفی، اس پہ تو کوئی پڑھا لکھا علماء ہی کر سکتا ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ اسلام میں، قرآن میں، سورہ نساء میں بہت کلیئر جو ہے وہ پردے کے احکام ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر ہندو کلچر اور ہندو ریلیجن کو اگر آپ کلیئرلی ڈیپلی پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی حجاب کا کانسیپٹ ہے اور اس میں بھی پردے کا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہندوستان میں جو مودی گورنمنٹ ہے وہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے۔ کل کو یہ سکھوں کو کہیں گے کہ جی آپ اپنی ٹربن نہ پہنیں اور اپنا کڑا نہ پہنیں اور اپنا وہ جو کرپان لگاتے ہیں وہ نہ لگائیں، کل کو یہ کرسچنز کو بولیں گے کہ ان کی جو ننز کپڑے جس طریقے سے ڈریس اپ ہوتی ہیں کہ جی وہ بھی نہ کریں۔ تو دنیا کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ہی یو این کی سیکیورٹی کونسل نے جو قرارداد منظور کی ہے اسلامو فوبیا پہ، تو یو این کو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی آزادی، ریلیجس جو آزادی ہے وہ کہاں پہ سب سے زیادہ سناب ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ناٹ اونلی کرناٹکا اینڈ ادر، بٹ آپ دیکھیں کہ یہ چیز اب پھیلتی جا رہی ہے۔ آج مدھیہ پردیش میں مسلمان کیا کریں؟ یو این کرے دیکھیں نہ کرے، مسلمان خود کیا کریں؟ خاص طور پہ پہلے مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جو بھارت کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ سپریم کورٹ جانے کا اگر اس کیس کو لے کر بات کر لیں، آپشن ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلے کیا رویہ رہا ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا، انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، اسی لیے اس کورٹ میں واپس آنا پڑا۔ اب اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہ آپ کے بھی علم میں ہے کیا فیصلہ آنا ہے۔ بابری مسجد کا بھی سامنے ہے، افضل گورو کا بھی سامنے ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی سیلوٹ ٹو دیٹ، ہماری جو بچی مسلمان تھی جس نے اس کے اوپر اتنا شور شرابہ کیا اور یہ چیز وہاں پہ اٹھی، تو مسلمانوں کو اگر وہ آج اپنے ریلیجس کلچر کے مطابق، ریلیجس نارمز کے مطابق انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھانی پڑے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو دوسری منورٹیز ہیں ان کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ کل کو یہ کہیں گے کہ جی سکھ جو ہیں وہ اپنی ٹربن نہیں پہنے، کرسچن جو ہیں وہ اپنی ٹپیکل جو ڈریس وہ ان کی نانس پہنتی ہیں وہ نہیں پہنے۔ خالصتان مہم تو وہاں آلریڈی چل رہی ہے، اس کا حصہ بن جائیں، کیا کریں مسلمان؟ مسلمانوں کو اپنوں کو ان کو اپنی ایک آواز بنانی چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اور ان کو یہ گورنمنٹ کو، انڈین گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں رہتے ہیں، جب تک وہ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہے گی۔ پلس سر یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا، اگر میں اور آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں تو کیا انڈیا کے مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے؟ ان کو نہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے گائے کا گوشت سے کھانے کا اگر شبہ بھی ہو جاتا ہے تو اس پر بھی ان کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، سڑکوں پر لا کر ان کو مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں نا۔ اب کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے اور کیا چیز ہے جو وہاں کے مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں یہی ایشو ہے کہ یہ جو جب تک آپ یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کو انڈین مسلمز جو ہیں وہ آسانی سے لیتے رہیں گے، اور وہ یہ وہی بات ہے کہ مرغیاں جب ایک دڑبے میں ہوں تو وہ ویٹ کرتی رہیں کہ کس کی باری پہلے آتی ہے اور وہ سب چو چو کریں اور بعد میں خاموش ہو جائیں۔
इंडियन मुस्लिम्स का इस वक्त यही हाल है, और कि कोई एक शोर मचाता है, बाकी सब खामोश बैठे रहते हैं। तो जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, दुनिया को बावर नहीं करवाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रिलीजियस राइट्स की वायलेशन हो रही है, और दुनिया जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो लेती है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन रहती है। और अभी तो आपके पास इस्लामोफोबिया की जो है वो यूएन की रेजोल्यूशन भी आ गई है, तो उसको साथ लेके जो है वो इंडियन मुस्लिम्स को अपनी आवाज़ खड़ी कर आवाज़ उठानी चाहिए, और उसके साथ साथ जो यूरोप में जो मुसलमान हैं और जो अमेरिका में मुसलमान हैं, उनको भी इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। और अभी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जी वो इन चीज़ों को वहाँ पे हाईलाइट पाकिस्तानी करे। गवर्नमेंट तो कर रही है सर, बिल्कुल ये चीज़ें आपके सामने भी हैं, लोगों के सामने भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक आवाज़ जो है ये अकेली नहीं होनी चाहिए ना। बाकी जो मुस्लिम उम्मा है उनको भी अपने अपने मफादात भुलाने चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। बहरहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या कोताहियाँ हैं, क्या ऐसी कमियाँ हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए कि मुसलमानों की आवाज़ सुनी जा सके, इस पर आपने अपना तबसरा, अपनी राय शेयर की सर हमसे, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, दिफाई तज्जियाकार हैं, बता रहे थे कि वहाँ के मुसलमान जो हैं भारत के वो कोई इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, इस इकट्ठे ना होने से उनको क्या नुकसानात हो रहे हैं, और अगर आगे भी ये नहीं मुत्तहिद होते हैं तो क्या कुछ और हो सकता है, सूरत हाल संगीन हो सकती है। अच्छा जी, भारतीय जो इंतहा पसंद रियासत है, जब उसकी बात हो रही है वो भारत के अंदर क्या कुछ कर रही है मोदी सरकार, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जब वहाँ मोदी की हुकूमत हो तो वो जो इर्द गिर्द हमसाए हैं अपने, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। आज हम जिस वाक़े की बात करने जा रहे हैं ये 9 मार्च को पंजाब के इलाके, पाकिस्तानी पंजाब के इलाके मियां चन्नों में पेश आया था। पाकिस्तान ने भारत से वजाहत का मुतालबा कर दिया है इस मिसाइल के गलती से चल जाने पर, गलती से पाकिस्तान पहुँच जाने पर। और फिर आपको बताएँ कि जो पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं वो भी वाक़ये की तफसीलात से आगाह भी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रखा है। लेकिन नाज़रीन, इस सारे मसले में भारत ने पहले इस वाक़ये को गलती करार देकर मामला ठप करने की कोशिश की, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने जब मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार किया तो उसके बायस अब भारत ने अपने हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशंस, देखभाल और मुआयने के तरीक़ों का असर नौ जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इस वाक़ये पर तबसरे से ही इनकार कर दिया है, लेकिन चीन ने ये वाज़े कर दिया है कि मिसाइल गिरने के वाक़ये की मुश्तरका तहकीकात के लिए पाकिस्तान का जो मुतालबा है कि मुश्तरका तहकीकात होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जी कि भारत खुद तहकीक करे और ख़ुद ही जी बता दे कि ये रिपोर्ट है जी, ये इस तरह से हुआ था और इस तरह से ये मिसाइल जो है ये पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में पहुंच गया। तो ये पाकिस्तान ने कहा है कि हम कबूल नहीं करेंगे, इसकी मुश्तरका तहकीकात होनी चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसकी हिमायत की गई है अभी चाइना की जानिब से। हमने भी इस पूरे वाक़ये पे एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि सारे मामले को आपके लिए ईजी बनाया जा सके, समझा जा सके। फिर गेस्ट हैं जी हमारे साथ अतर काज़मी साहब, उनसे भी बात कर लेंगे। भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने के वाक़े ने मोदी सरकार के हथियारों के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की हुदूद में मिसाइल गिरने का वाक़या पाकिस्तानी हुक्काम ने हर फोरम पर उठाया। मोदी सरकार से भी वजाहत तलब की। पहले भारत ने 2 दिन खामोशी इख्तियार की रखी, फिर उसे गलती करार दिया। पाकिस्तान ने इसे संगीन मामला करार देते हुए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया और मोदी सरकार से सवालों के जवाबात भी मांगे गए। भारत के गैर संजीदा रवैये पर आलमी सतह पर आवाजें उठना शुरू हुई तो भारतीय वजीर दिफा ने अपने ही निजाम का ईवान में भांडा फोड़ दिया। भारतीय लोकसभा में बयान दिया कि रवां माह 9 मार्च को इंस्पेक्शन के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल रिलीज हुआ। बाद में इल्म हुआ कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में जा गिरा है और इसे अफसोसनाक वाक़या भी करार दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठा दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें बताया गया कि वाक़या भारत के गैर जिम्मेदार रवैये को जाहिर करता है। सलामती कौंसिल और आलमी बिरादरी संजीदगी से नोटिस ले। इससे कबल 10 मार्च को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाक़ये की तफसीलात बताई थी कि जब हमने इसे नोटिस किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज की मुकम्मल मॉनिटरिंग की। DGISPR ने कहा कि इस हवाले से हमारा एक्शन और रद्द अमल बर वक्त था।
दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से गुरेज किया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों से मुताल्लिक भी लाइल्मी का इजहार किया। उधर चीन ने पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है कि अंदरूनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए इस हादसे की तहकीकात का फैसला नाकाफी है, क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। इसलिए पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इस वाक़े की हक़ाइक़ तय करने के लिए मुश्तरका तहकीकात की जाएं। चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए जोर दिया कि दोनों ममालिक न सिर्फ बराह रास्त मुज़ाकरात करें बल्कि मिसाइलों और हथियारों की मेंटेनेंस के शेड्यूल से एक दूसरे को पेशगी आगाह भी करें। बिल्कुल जी, पेशगी आगाह भी किया जाना चाहिए, मामले की तहकीकात होनी चाहिए हैं और जब तक पाकिस्तान की इस मामले में तसल्ली नहीं होती है इस मामले को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। ये बहुत वाज़ेह कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। आगे बढ़ते हैं जी और बात कर लेते हैं हम कुछ यूक्रेन और रूस के दरमियान छिड़ी हुई जंग की, जो कि 20वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि दारुल हुकूमत कीव में इमारत में हमले के नतीजे में 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात आ रही हैं और यूक्रेनी हुकाम ने कीव में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ का मरकज़ी हवाई अड्डा है उस पर भी हमले हुए हैं। बहुत सारी यहाँ पर तबाही भी हुई है। कुछ मनाज़िर तो हम आपको कीव के दिखा भी रहे हैं। लेकिन आज हमें सदर ज़ेलेंस्की की भी बात करनी है, जिन्होंने रूसी फ़ौजियों पर यह जोर दिया है कि वो हथियार डाल दें वरना वो बचकर वापस नहीं जाएंगे। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आ गया कि जब रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत शुरू में जब अटैक किया था तो अटैक के पहले दूसरे दिन ही कह दिया था यहाँ यूक्रेन की अफवाज से कि वो लोग हथियार डाल दें वरना उनके साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है। तो इसी तरह का अब बहुत 20वें दिन में जब ये जंग दाखिल हो चुकी है तो उसमें हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम फ़रीक़ैन के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जो मौक़र होने वाले मुज़ाकरात हैं उनकी बात करें तो ये दोबारा शुरू हो गए हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात आसान नहीं हैं। मुज़ाकरात के नतीजे के बारे में कहना काबिल वक्त होगा, अलबत्ता इनमें मुस्बत पेशरफ्त जो है वो जारी है। मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद गेस्ट मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, उनसे बात कर लेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग 20वें रोज में दाखिल हो गई। दारुल हुकूमत कीव में इमारत में हमले के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए हैं। कीव के मेयर ने 36 घंटे के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दूसरी जानिब एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। कीव का दावा है कि 24 फरवरी से अब तक 13,500 रूसी फौजी मारे गए हैं। 404 टैंक, 1289 बख्तरबंद गाड़ियां, 81 तैयारे और 95 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। इसके साथ सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी फौजियों पर जोर दिया कि वो हथियार डाल दें। मॉस्को ने यूक्रेन के जुनूब में वाक़े खैरसुन खित्ते पर मुकम्मल कब्जे का दावा किया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि रूसी फौजी डनबास की अलहदगी पसंद फोर्सेस के साथ मिलकर हमला जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन के 6 जंगी तैयारे, 7 हेलीकॉप्टर्स और 13 बगैर पायलट वाले हवाई जहाजों को तबाह किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन के Su-24 और Su-25 तैयारे जबकि एक Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 30 यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। 18 लाख अफराद ने पोलैंड, 5 लाख ने माल्डोवा, 2,04,862 ने स्लोवाकिया और 1,42,000 के करीब अफराद ने रूस जबकि 1200 अफराद ने बेलारूस का रुख किया। 3,04,156 मुहाजिरीन ने दीगर यूरोपीय ममालिक में पनाह ली। पोलैंड में मुहाजिरीन के लिए जगह कम होने के बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की सदारत करने वाले एक मुल्क फ्रांस ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए पैकेज की मंजूरी का ऐलान किया है। बरतानिया ने रूस पर 350 नई पाबंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक पाबंदियों के नतीजे में दौलतमंद रूसियों को 100 बिलियन पाउंड का नुकसान पहुँचाया गया। कनाडा ने 15 रूसी एहलकारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। रूस पर अब तक 6,400 से ज्यादा पाबंदियां लग चुकी हैं और ये दुनिया का सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामने करने वाला मुल्क बन गया है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मौसम बहार की काश्त में 39% रकबे पर अनाज की बुआई कम होगी, जिससे आने वाले महीनों में आलमी सतह पर खुराक के बहरान पैदा हो सकते हैं।
आलमी सतह पर जी इस जंग के बहुत सारे असरात जो हैं आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे असरात जो हैं उनके लिए दुनिया को बार बार तंबीह की जा रही है कि ये असरात आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस जंग को रोकने के लिए वो क्यों नतीजा देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अतर काज़मी साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। अतर साहब मैं इस पे तो बात करूंगी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जो आज ज़ेलेंस्की साहब ने बयान दिया है कि जो रशियन अफवाज हैं वो हथियार डाल दें वरना वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकेंगे, ये उन्होंने किस सोच में, किस वहम में दे दिया है? क्या पोजीशन है इस वक्त यूक्रेन की? आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, फिर इस तरह का बयान देना क्यों ज़रूरत पेश आई? जी, वो आपको पता नहीं, बहुत सारे नाज़रीन जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको शायद मालूम ना हो कि ज़ेलेंस्की सियासत में आने से पहले वो कॉमेडियन थे, वो एक मस्खरे थे। तो मेरे ख्याल में ये उसी किस्म की उन्होंने कोई कॉमेडी किया। इस वक़्त जो यूक्रेन की हालत है, क्या यूक्रेन इस पोज़ीशन में है कि वो रूस की मिलिट्री माइट को चैलेंज कर सके? और इसी किस्म की जो उनकी सियासत रही और इसी किस्म की उनकी तर्ज़े हुक्मरानी रही, उसका नतीजा आज ये निकला है कि यूक्रेन की आवाम जो है इस सफ़रिंग से गुज़र रही है। ठीक है। अच्छा मुझे भी ये बता दीजिएगा कि जब उन्हें अंदाज़ा है अपनी पोजीशन का बड़ी अच्छी तरह से, बयानात देना तो अपनी जगह, लेकिन उनके पास बड़ा एक सुनहरी मौका कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं ये उनके पास सुनहरी मौका है कि वो हालात को अभी भी बेहतर कर लें। आपको लगता है कि वो इससे फ़ायदा उठाएंगे? अब मुज़ाकरात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कोई इनका रिजल्ट आए या नहीं? आप समझते हैं या जो इत्तलात आप तक आ रही हैं कि ये भी नतीजा खेज़ नहीं साबित होंगे अतर साहब? देखिए, ऑब्वियसली दोनों साइडें मुज़ाकरात तो कर रही हैं और कोशिश होगी उनकी कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ना कोई नतीजा निकले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस, जिसने इतनी बड़ी एक कार्रवाई की है, एक मुल्क के अंदर गया है और आपने अपनी पूरी रिपोर्ट में बड़े जामे तरीके से बताया कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, लोग किस तरह दर-बदर हुए। तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद सिर्फ़ इतने जूनियर लेवल के ऊपर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके नतीजे में कोई हल निकलेगा। मसला ये है कि ये कोई आज की स्टोरी नहीं है, ये बहुत अरसे से ज़ेलेंस्की और रशियन जो हुकूमत है, पुतिन हुकूमत है, उनके दरमियान राब्ते रहे और ये उनको कन्वे किया जाता रहा मुज़ाकरात के ज़रिए कि आप एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पे रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। और दूसरी जानिब जो नेटो और अमेरिका है, वो ज़ेलेंस्की को ये यकीन दिलाते रहे कि आप फ़िक्र ना करें, हम आपके पीछे हैं, नेटो आपके पीछे है। लेकिन जब वक़्त आया तो इस वक़्त यूक्रेन की अवाम अकेली खड़े हैं। और आपको पता है कि ज़ेलेंस्की हो जाएँ या दीगर सियासतदान हो जाएँ, उनकी चलें ठीक है, वो उनको अपने मुल्क की फ़िक्र होगी। लेकिन इस वक़्त यूक्रेन के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हो रहा है, कोई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो वो आम यूक्रेन के लोग हैं और हमारी हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं। बिल्कुल जी। लेकिन ये बता दीजिएगा कि इस जंग का फ़ायदा किसको हो रहा है फिर अतर साहब? देखिए, जंग का फ़ायदा तो ऑब्वियसली इंसानियत को तो नहीं होता। कहीं पे भी जंग हो तो उससे वो इंसानियत की हार ही है। लेकिन ये जंग करना, रूस का जो नुक्ता नज़र है वो ये समझता है कि ये जंग करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जिस तरीके से नेटो आगे बढ़ रही थी 1997 के बाद उन्होंने बहुत सारे ममालिक को नेटो में शामिल किया मशरकी यूरोप के अंदर। और एक तरह से इस वक़्त नेटो जो है वो रूस के डोर स्टेप के ऊपर, उसके दरवाज़े के ऊपर आके उसने टैंक खड़े कर दिए थे, मिसाइल नष्ट कर दिए थे। तो मेरे ख्याल में रूस ने अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया है। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिकली तो इस जंग का रूस को फायदा होगा। ठीक है। अच्छा ये ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, रोज़ाना जब हम मुख्तलिफ चैनल्स देख रहे होते हैं, टिकर्स में बहुत सारी जगहों पर पैकेजेस के अंदर भी बार बार ये अपडेट किया जा रहा होता है कि अब रशिया पे ये पाबंदी लगा दी गई है, अब ये पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ के उमरा को ये किया गया है, वहाँ के बैंक्स के साथ ये किया गया है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुतासिर कर सकती हैं रशिया की पोजीशन को? आपको लगता है कि उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है इन पाबंदियों के ज़रिए? देखिए, मसला ये है कि ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल पाबंदियां लगती हैं तो उसका नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि नुकसान दोनों तरफ होगा। रशिया से आप लोग गैस लेते हैं, रशिया से आप पेट्रोल लेते हैं। रोज़ाना $1 अरब का गैस और पेट्रोल लेता है यूरोप और अमेरिका रशिया से। तो क्या एकदम से अगर वो रशिया से ये चीज़ें लेना बंद करेंगे तो उनके यहाँ किस किस्म की चीज़ों के हवाले से कमी हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है,
पहले ही गैस की कीमतें जो हैं वो 300-400 गुना बढ़ चुकी हैं यूरोप के अंदर, तो इसका नुकसान दूसरी तरफ होगा। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, इस वक़्त अगर आप मगरबी मीडिया को देखें तो वो बड़े-बड़े इदारे, वो बड़े-बड़े नशरियाती ग्रुप जिनका हम नाम लेते हैं और जिनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से हम बात करते थे, उनकी हालत इस वक़्त जो शाम का अखबार होता है ना, जिसका मतलब कि इंतहाई ज़र्द किस्म की सहाफ़त, उस किस्म की वो सहाफ़त कर रहे हैं, मसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। देखिए, आप दोनों तरफ की रिपोर्टिंग करते हैं, आप दोनों तरफ के हक़ाइक़ बताते हैं, लेकिन मगरबी मीडिया की तो इस वक़्त जो हालत है, वो तो इंडियन मीडिया से भी गई गुज़री है। और दूसरी जानिब आज़ादी राय का जो चैंपियन बनता है मगरिब, उसने रूस के तमाम चैनल्स को, तमाम न्यूज़ एजेंसियों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप यूरोपीय यूनियन के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, आपके चैनल्स यहाँ पे चल नहीं सकते क्योंकि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन खुद अगर आप मगरबी चैनल्स को देखें, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सहाफ़त हो रही है या फिर ये किसी मुल्क की वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत जो ख़ारिजा है, वो इन चैनल्स को चला रही है। बिल्कुल जी, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी अतर काज़मी साहब, आपकी इजाज़त से अगर आप प्लीज़ हमारे साथ ही मौजूद रहें। नाज़रीन, कि आज रशिया का जो एक टीवी चैनल है, वहाँ ये हुआ कि जब एक होस्ट जो है, एक एंकर जो है, वो प्रोग्राम कर रही थी, तो पीछे जो जिस तरह से हमारी टीम मौजूद है, जो मुख्तलिफ पैकेजेस तैयार करती है, न्यूज़ हम तक पहुँचा रही होती है ताकि हम लोगों को अपडेट करें, इसी तरह से वहाँ पर जब न्यूज़ एंकर अपना शो कर रही थी, होस्ट अपना शो कर रही थी, तो पीछे एक जो न्यूज़ एडिटर हैं वो आ गई थी। उनके पास एक प्ले कार्ड था, उसके ऊपर न्यूज़ जंग के खिलाफ लिखा हुआ था, और उन्होंने वो जो ग्लास था होस्ट के पीछे लगा हुआ, उसमें से वो दिखाया भी, दुनिया को बताया कि जो उनकी हमदर्दियाँ जो हैं यूक्रेनी अवाम के साथ हैं। बहुत सारी जगह पर व्लादिमीर पुतिन पर भी तनकीद हो रही है, ज़ेलेंस्की को भी निशाना बनाया जा रहा है, और इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रहे थे जी अतर साहब भी कि बाइस्ड नहीं होना चाहिए है मीडिया को, दोनों जानिब के हक़ाइक़ बताने चाहिए, लेकिन ये बताए नहीं जा रहे। माज़रत अतर साहब, मैंने आपको होल्ड करवाया। अच्छा अतर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, कौन से ममालिक के इसमें फ़ायदा हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है, इस पर तो मैंने आपने बात कर ली। अब ये बताइएगा, ये जो दुनिया है, ख़ास तौर पर जो हमारे जैसे गरीब ममालिक हैं, जो खामखा में पिस रहे हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों उनको लेकर, चाहे वो गंदम की कीमत हो, चाहे वो दीगर जो कीमतें बढ़ रही हैं इस जंग को लेकर या बढ़ सकती हैं, इस नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कोई एफर्ट कर सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए? देखिए, पहले मैं छोटा-सा कमेंट करना चाहूँगा। आपने रूस की उस खातून सहाफ़ी का ज़िक्र किया जिन्होंने लाइव टीवी के ऊपर आके एहतजाज किया, और मगरबी जी। मीडिया भी अब उसको दिखा रहा है, उनकी तस्वीर भी शेयर हो रही है और उनको एक तरह से हीरो करार दिया जा रहा है। लेकिन वैसे वो दूसरी कैद में जानिब है ना सर मगरिब अतर की साहब वहाँ पे? जी? वैसे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है ना रशिया में? जी, बिल्कुल, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको कोई फ़ाइन वग़ैरह भी हुआ है, लेकिन मगरिबी मीडिया उस खातून सहाफ़ी को हीरो के तौर पे दिखा रहा है। दूसरी जानिब मगरिब ने जो जंगें शुरू की थी, झूठ की बुनियाद के ऊपर इराक के बिल्कुल। ऊपर हमला किया, लाखों सिविलियन मार दिए, लाखों लोग सीरिया, शाम, लिबिया, अफ़गानिस्तान के अंदर सिविलियन मारे गए, लेकिन किसी भी मगरिबी सहाफ़ी के अंदर इतनी इख़्लाक़ी जुर्रत नहीं हुई कि वो अपने टीवी के ऊपर आके इस तरह का एहतजाज कर सके। तो ये भाषण वो सिर्फ़ दूसरों के लिए देते हैं, अपने मुल्कों में वो लाखों सिविलियंस को मार दें उनकी हुकूमतें, तो उसके ऊपर वो टस से मस नहीं होते। और यही चीज़ बिल्कुल हम सही। यूक्रेन की जंग में भी देख रहे हैं। जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, तो वो कहते हैं जी ये बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, इनकी आंखें नीली हैं, इनके बाल भूरे हैं, तो इनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो मगरिब की जो दोगली पॉलिसी है और मगरिब की जो मुनाफ़िकत है, वो भी इस जंग के जो जंग की वजह से सामने आई है। अगेन मैं वेरी ये ट्रू, कहूँगा, वेरी ट्रू। जो अगेन मैं कहूँगा कि जो यूक्रेन की आवाम है, उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज भी उनको इमदादी जहाज़ 2 भेजे हैं, उसमें सामान भेजा, और ये हम इस चीज़ की एप्रिशिएट भी करते हैं। और अगेन ये कहेंगे कि हमारी अब यूक्रेन की आवाम के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। यहाँ पे हम मीडिया के किरदार पे बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अब पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? एक तो आज ही पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई इमदाद भेजी है, लेकिन अगर आप देखें कि जिस वक़्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रूस के अंदर मौजूद थे और ये जंग शुरू हुई, वहीं पे पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ लिया और कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसाइल हल होने चाहिए, और अगर इसमें पाकिस्तान कोई भी पॉज़िटिव किरदार अदा कर सकता है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। तुर्की के सदर ने भी ये इसमें कहा है, उन्होंने भी ऑफ़र जी। की है कि हम भी इसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को यही कर सकता है, पाकिस्तान के यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे और अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे कि जंग से मसाइल हल नहीं होंगे, बातचीत से इस मसले को हल किया जाए।
बिल्कुल जी, वही बात जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं और बहुत अरसे से करते चले आए हैं, और रशिया में भी जब वो मौजूद थे, बिल्कुल आपने सही कहा, तो अतर साहब उनका यही मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, इस तरह से जंग नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान कभी भी जंग का हिमायती नहीं रहा है, और बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि हम मदद भी कर रहे हैं। यही बात मुनीर अकरम साहब ने भी कही थी अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कि जी कुछ भी है वहाँ पर जंग हो रही है, इंसानों की मदद की जानी चाहिए, इंसानी ज़िया हो रहा है जानों का वहाँ पर। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वीडियो लिंक पर हमारा साथ दे रहे थे, वक्त निकाल रहे थे अपना। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं जी, यूक्रेन रशिया के हवाले से हमने बात की है, और इस उम्मीद के साथ आज हमने बात की कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ कामयाबी आ जाए, ये जंग के सितार रुक जाए। क्योंकि अभी जब हम यहाँ खड़े हुए इस जंग के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं, इस पर तबसरा दे रहे हैं, तब भी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन, बहुत सारी इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किल में, इस मुश्किल को ख़त्म होना चाहिए। प्रोग्राम में अब हम रुक करने जा रहे हैं जी खबर-ए-आज़म अफ्रीका का, जहाँ सोमालिया में सड़क के करीब नस्ब बारूदी सुरंग जो है वो फट गई, और इस धमाके से 9 फ़ौजियों की जान चली गई है। तो दूसरी जानिब बर्किना फासो के मुख्तलिफ सूबों में मुसल्लह जंगजुओं ने 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ हमलों में 30 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया है। नाज़रीन, सोमालिया में अगर अल-शबाब नामी शिद्दत पसंद तंजीम ने हुकूमत और आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाई हैं, तो वहीं अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में अल-कायदा और दाइश के जंगजुओं ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। हज़ारों लोग इन मुसल्लह अस्करियत पसंदों के मज़ालिम से तंग आ चुके हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। कत्लो गारत गरी, इसमत दरी, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा बिल्कुल आम सी बात हो गई है। कोई ऐसा लगता है कि इनको रोकने के लिए यहाँ पर है ही नहीं। इन ममालिक में ये सूरत हाल क्यों है? क्यों यहाँ पर आए दिन दर्जनों बच्चे जो हैं स्कूलों से किडनैप कर लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के उनकी जानें ले ली जाती हैं, क्या सलूक उनके साथ किया जा रहा है मैं यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकती उन चीज़ों को जो वहाँ पे स्कूल की छोटी बच्चियों के साथ किया जा रहा है किडनैपिंग के बाद। ये क्यों है इन ममालिक में ये सूरत हाल? हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखाते हैं। मशरकी अफ्रीका में वाक़े मुल्क सोमाली 2011 में कीनियाई अफवाज की सोमाली आमद के बाद अब इस पर कई महाजों पर दबाव बढ़ा, और अफ्रीकी यूनियन की फौजियों पर हमले इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। एक जानिब सोमालिया में अल-शबाब ने लोगों का जीना दो भर कर रखा है। में सड़क के करीब नस्ब बारूदी सुरंग से गाड़ी टकराने से अब तक 9 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 5 फौजी शदीद जख्मी हालात में ज़ेर इलाज हैं। हलाक होने वाले फौजियों का ताल्लुक सोमालिया की अमन फोर्स यूनिटों में मुतय्यन कीनिया दिफाई फोर्सेस से था, जिन्हें सोमालिया में अल-शबाब नामी शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ लड़ने के लिए अफ्रीकी यूनियन ने मुल्क में तैनात कर रखा है। अल-शबाब नामी ही ग्रुप 2006 में सोमालिया की कमजोर अबूरी हुकूमत की मदद के लिए मुल्क में आने वाली इथोपियाई अफवाज के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तश्कील दिया गया था, लेकिन थोड़े ही अरसे में इस तंजीम ने मुल्क के तुल अर्ज पर कब्जा करके ज़ेर असर इलाके में सख्त गिर शरई कवानीन नाफिज कर दिए। अफ्रीकी यूनियन की मदद के बाद सोमालिया हुकूमत ने इन जंगजुओं से बड़ी तादाद में इलाके वापस ले लिए थे, लेकिन अब भी ये तंजीम मुल्क के दही इलाकों को कंट्रोल करती है और वहाँ से मुल्क के दारुल हुकूमत समेत दीगर इलाकों में खुदकुश हमले करती रहती है। 2011 में कीनियाई अफवाज की सोमाली आमद के बाद अब इस पर कई महाजों पर दबाव बढ़ा, और अफ्रीकी यूनियन की फौजियों पर हमले इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक जानिब सोमालिया में अल-शबाब ने लोगों का जीना दो भर कर रखा है, तो वहीं मगरबी अफ्रीका में वाक़े मुल्क बर्किना फासो में भी शिद्दत पसंदों की ताकत के लिए लड़ाई में इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। हालिया दिनों में अल-कायदा और दाइश से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंदों ने बर्किना फासो के मुख्तलिफ सूबों में 30 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया है। अरबिंदा के इलाके में कुएं से पानी ले जाने वाले 8 अफराद को निशाना बनाया गया। ये इलाका बर्किना फासो, माली और नाइजर की सरहद को आपस में मिलाता है, और इन ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंद इस जगह पर कब्जा करने के लिए गुत्थम गुत्था रहते हैं। बर्किना फासो में दहाइयों से दाइश के साथ साथ मकामी जंगजू तंजीमें मुतहरिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जारी शोरी से अब तक 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 15 लाख अफराद के लापता होने की तस्दीक हो चुकी है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।